हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है अपने अपकमिंग सीयूईटी एग्जाम की। हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस क्वेश्चन पेपर के 50 क्वेश्चंस और आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो ध्यान से देखिएगा सभी वीडियोस को, तीनों वीडियोस को, और बहुत सी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है जो कि आपको काफी काम आएगी अपने अपकमिंग एग्जाम में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सेल्फ प्रिपरेशन के लिए 3 लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगी। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर मॉक टेस्ट की एक सीरीज जहां पर 36 वीडियोस हैं एंड 36 वीडियोस हैं तो 360 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल डिटेल में बताए गए। एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में समझाया है। इसके साथ ही साथ एमएच एब्राम्स की टर्म्स जो हम अभी कवर कर रहे हैं, आज हमारा 18th वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, ये ज़रूर आप ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत से टिप्स मिलेंगे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और ये 10 पीडीएफ्स हैं, इनको ज़रूर ऑब्टेन करिए। ऑब्टेन करने के लिए आपको इंक्वायरी करनी है एट दिस लिंक। तो इस पीडीएफ पैकेज के थ्रू तो आपकी बिल्कुल ही थरो प्रिपरेशन हो जाएगी। सब कुछ है यहाँ पर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के 80 एमसीक्यूज, 180 इंपॉर्टेंट टर्म्स दी जाएंगी एमएच एब्राम्स की। इंग्लिश जॉनरा कहाँ से इवॉल्व हुआ था, इंग्लिश नॉवेल्स का, फेमस अमेरिकन ब्रिटिश इंडियन राइटर्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिंग्विस्टिक्स, नॉन फिक्शन, और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड 1000 एमसीक्यूज। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करने का एक और मौका है। आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ टिप्स रेगुलर मिलती रहेंगी। ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। जेन ऑस्टन जी के कुछ नॉवेल्स और कैरेक्टर्स को आपस में मैच करना है। प्राइड एंड प्रेजुडिस, परसुएशन, नॉर्थिंगर एबे, मैंसफील्ड पार्क। किसी भी राइटर का आपको मैच करने का क्वेश्चंस, ऑथरशिप से, कैरेक्टर से, ईयर से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एक थरो प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ हम शुरुआत से देखते हैं। कैथरीन मैंसफील्ड से शुरू करते हैं। शी इज द कैरेक्टर ऑफ नॉर्थिंगर एबी। एलिजाबेथ बेनेट तो इन सब में से सबसे पॉपुलर हैं ही। शी इज फ्रॉम प्राइड एंड प्रेजुडिस। और देखिए कितनी क्लेवरली एलिजाबेथ बेनेट का ऑप्शन उन्होंने हर चारों ऑप्शंस में ए से ही मैच किया है कि इससे हमें कोई हिंट मिल ही ना पाए। देन इट इज फेनी पार्क हु इज फ्रॉम मैंसफील्ड पार्क। मैंसफील्ड पार्क 1814 का नॉवेल है। एंड एन इलियट, परसुएशन 1817। तो आप देख सकते हैं ए इज मैचिंग विथ 2। सबसे पहली चीज ए इज मैचिंग विथ 2। उसके बाद आप देखें परसुएशन, परसुएशन के साथ मैच करेंगी एनी एलियट। तो परसुएशन यानी कि ऑप्शन बी, दैट विल मैच विथ 4। तो यहाँ से आप इन दो ऑप्शंस को रखिए, बाकी तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। देन इट इज नॉर्थिंगर एबे। नॉर्थिंगर एबे कैथरीन मोरलैंड के साथ मैच करेगा, दैट इज सी विल मैच विथ 1। तो सी विल मैच विथ 1, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन 52 देखते हैं। सेट इन डार्लिंगटन हॉल, द दिस book of winning novel is a story about post-war Britain and influence of Nazis on British gentlemen, but is ultimately about unspoken love। हमें आइडेंटिफाई करना है इस नॉवेल को, और इस नॉवेल का नाम है कैजुओ इशिगुरो की रिमेन्स ऑफ द डे। 1989 की बहुत ही खूबसूरत नोबेल प्राइज विनिंग नॉवेल है बाय द ब्रिटिश राइटर कैजुओ इशिगुरो। द नॉवेल टेल्स द फर्स्ट पर्सन नरेशन स्टोरी ऑफ अ कैरेक्टर कॉल्ड स्टीवंस। आप याद रखिए, हो सकता है आपको कभी ये भी काम में आ जाए। स्टीवंस की स्टोरी है, जो कि एक इंग्लिश बटलर हैं हु हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द लॉयल सर्विस ऑफ लॉर्ड डार्लिंगटन। लॉर्ड डार्लिंगटन उन्हीं के बारे में है। और एज द वर्क प्रोग्रेसेस, टू सेंट्रल थीम्स आर रिवील्ड। लॉर्ड डार्लिंगटन जो कि एक नाजी थे, एंड स्टीवंस इज इन लव विद मिस केंटन नाम की एक कैरेक्टर जो कि हाउसकीपर है डार्लिंगटन हॉल में। क्वेश्चन 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मास्क परफॉर्मेंसेस। मास्क परफॉर्मेंस देखते हैं क्या क्या सही है यहाँ पर।
Masks were important theatrical forms during reigns of James I and Charles I. Yes, this one is right. Mask, बहुत ही ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें स्पेक्टेकल्स पर बहुत ध्यान दिया जाता है, प्रॉप्स पर, एक्सप्रेशंस पर, काफ़ी सॉन्ग्स होते हैं और वोकेबलरी बहुत वास्ट होती है, बहुत वाइल्ड होती है, प्रेजेंटेशन करते हुए अच्छा लगे इन शॉर्ट। तो ऑप्शन 1 तो है राइट। एंड दे वर परफॉर्म्ड इन प्राइवेट रॉयल हॉल्स, यस ऐसा भी हुआ करता था। दे वर इनएक्सपेंसिव टू माउंट एंड हैड सिंपल कॉस्ट्यूम्स, नहीं यही तो नहीं होता था, सिंपल कॉस्ट्यूम्स नहीं होते थे, बहुत ही वाइल्ड, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही कलरफुल, विविड कॉस्ट्यूम्स होते थे, विविड स्पेक्टिकल क्रिएट किया जाता था टू अपील टू दी eyes of the watchers. The designer of the most successful mask was Inigo Jones. Yes, तो A, B और D हमारे राइट है यहाँ पर। ऑप्शन 3, Inigo Jones made major contribution to stage design by his work as a theatrical designer with for several dozens of masks during that point of time. Most by royal command and many in collaboration even with Ben Jonson. तो ऑप्शन A, B and D is right. इनिगो जोन्स जी ने काफ़ी बिल्डिंग्स डिज़ाइन की हैं, इसमें से एक है वाइट हॉल एंड ही लिव्ड फ्रॉम 1573 टू 1652। काफ़ी पॉपुलर इंग्लिश आर्किटेक्ट थे, बेन जॉनसन के साथ काफ़ी रॉयल मास्क्स उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। क्वींस हाउस, बैंक्वेटिंग हाउस, कॉवेंट गार्डन लेआउट, ये सब कुछ उन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ था। Question 54. The first Progressive Writers Conference was held in Lucknow on this date. Identify the date. और सबसे अच्छी चीज़ ये है हमारे पास कि ईयर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि सभी ईयर्स अलग हैं। एंड वी नो इट वाज 1936 बिकॉज मुंशी प्रेमचंद इसके प्रेसिडेंट थे एंड द वेरी सेम ईयर ही डिड डाई। The All India Progressive Writers Association had its official inaugural meeting in Lucknow on 9th and 10th April 1936 with the writer Premchand Ji presiding. The organization continued to campaign for independence and advocate social equality through their writings. Munshi Premchand, who died the very same year on October 8, 1936. The same year, he was elected as the first president of the Progressive Writers Association, PWA भी बोला जाता है इसको शॉर्ट में। In 1936 itself, प्रेमचंद जी ने कफन पब्लिश किया था, कफन जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके श्राउड भी बोला जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये आपकी प्रिपरेशन के लिए, इसको ज़रूर देखिए, वीडियो है मेरा इससे रिलेटेड। इन विच अ पुअर मैन कलेक्ट्स मनी फॉर द फ्यूनरल राइट्स ऑफ हिज डेड वाइफ बट स्पेंड्स इट ऑन फूड एंड ड्रिंकिंग। प्रेमचंद जी का लास्ट वर्क माना जाता है ऑल्दो कफन को, और ऑफिशियली हम मानते भी यही हैं, लेकिन उनकी एक और स्टोरी है जो कि उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, दैट इज क्रिकेट मैच। हो सकता है आपको कभी किसी एग्जाम में ये आ जाए फैक्ट, तो आप इसको जरूर याद रखिए, क्रिकेट मैच उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। To which famous Indian playwright can the following plays be attributed? पगला घोड़ा, बासी खबर, प्रलाप। जी हाँ, इट इज बादल सरकार, जिनकी हमने इसी पेपर को डिस्कस करते हुए बात की थी जब हम एबोंग इंद्रजीत के राइटर को डिस्कस कर रहे थे। वो 1963 का वर्क था, 1970s में काफ़ी पॉपुलर रहे हैं बादल सरकार बिकॉज ऑफ राइटिंग ड्यूरिंग द नेक्सलाइट मोमेंट्स 1970s। बाकी भी काफ़ी पॉपुलर राइटिंग्स हैं, बाकी इतिहास, प्रलाप की तो हम यहाँ बात कर ही रहे हैं, एंड पगला घोड़ा, ये काफ़ी पॉपुलर राइटिंग्स हैं उनकी, और during Naxalite moments he was a very popular writer. Next question number 56. Identify the thinker who is not associated with the Frankfurt School of Marxist Aesthetics established in 1923. Members of Frankfurt School tried to develop a theory of society that was based on Marxism, but which also utilize the insights of psychoanalysis, sociology, existential philosophies, and many other things. मेजर अगर थिंकर्स की बात की जाए तो इट विल बी मैक्स हॉर्किनहाइमर, थियोडर एड्रोनो, हर्बर्ट मार्क्यूज, वॉल्टर बेंजामिन, जिनका नाम यहाँ पर आ गया है, हर्बर्ट मार्क्यूज का भी यहाँ पर नाम आ गया है, थियोडर एडोनो का भी नाम यहाँ पर आ गया है। तो कौन सा नाम बचा हमारा? दैट इज ल्यूई ऑल्थसर।
मैं आपको एक बार एक लिस्ट प्रोवाइड कर देती हूँ ऑफ ऑल द थिंकर्स हु वर एसोसिएटेड विद फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिस्ट एस्थेटिक्स। तो ये लिस्ट आप एक बार देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये लिस्ट आपके लिए। हमारा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर एज आई टोल्ड यू। आइडेंटिफाई द राइटर्स एसोसिएटेड विद हार्लेम रेनेसांस। हार्लेम रेनेसांस के काफी पॉपुलर राइटर्स में से एक तो लैंगस्टन ह्यूज, ये सबसे पॉपुलर, इसके अलावा जोरा, इसके अलावा क्लॉड मैके एंड विलियम फॉकनर इज द वन हु इज नॉट एसोसिएटेड। मैं आपको यहाँ पर भी एक लिस्ट प्रोवाइड करती हूँ ऑफ ऑल द राइटर्स जो कि एसोसिएटेड थे हार्लेम रेनेसांस के साथ। तो विलियम फॉकनर एसोसिएटेड नहीं है, कौन कौन एसोसिएटेड हैं ये अगर हमें लिखना है आंसर तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर रहेगा। ये हैं कुछ मेजर नाम जो कि हार्लेम रेनेसांस के साथ एसोसिएटेड हैं। ये आप सभी देख लीजिए, एक लिस्ट बनाइए, नोट करिए। आई सजेस्ट यू कि जो कुछ भी आप इस वीडियो में सीख रहे हैं ना उसको अपने नोट्स में कन्वर्ट करिए, दैट इज रियली गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। हमें कुछ वर्क्स आइडेंटिफाई करने हैं अफ्रीकन अमेरिकन राइटर ऑक्टेविया बटलर के, एंड द राइट ऑप्शन इज फ्लेजिंग एंड पैराबल ऑफ द सोवर। Rest of these works are by American writer Ursula. Ursula नाम की एक राइटर है, अमेरिकन राइटर, और दिस वन इज वेरी पॉपुलर, डीयू में भी पढ़ाई जाती है, द वन हु वॉक अवे फ्रॉम ओमेलास। Publication and performance of which work made Ngugi wa Thiong'o believe that his theatre work attracted censorship because of its use of the local language and its capability to sway a large number of people to political action. I'll marry when I want. It was banned by Kenyan government in 1977, 1977. The play was written by Ngugi wa Thiong'o and it was originally in Kikuyu language. Why was it banned? The play was banned because it was considered too powerful, especially for its usage of song and the language, strong language used in songs. The play was a great look at the legacies of colonialism and the difficulties Kenyans faced at that point of time, so it was banned by the government. वैसे तो हर वर्क में कहीं ना कोई एलिगरी छुपी ही होती है, लेकिन यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्गेस्ट वर्क ढूंढना पड़ेगा एंड दैट इज नन अदर देन जॉन ड्राइडेंस एब्सलॉम एंड एकिटोफेल बिब्लिकल टेल, हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ वर्क्स को एडजस्ट करना होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले हम करेंगे ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 का वर्क है, यहीं पर मैं ईयर्स लिखती जाती हूँ, आप भी कुछ नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ लिखते रहिए। देन आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, दैट इज 1959 एंड उसके बाद है दिल्ली, दैट इज 1990, 1990, 19 को मैं ओमिट कर रही हूँ, एंड द कंपनी ऑफ विमेन 99। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 4 राइट आंसर है। Which of the following works is attributed to Ben Jonson? देखते हैं कौन सा वर्क है इसमें से, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, इट इज द वर्क बाय बेन जॉनसन टू द मेमोरी ऑफ माय बिलीवेड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। What is common in all these works? Pamela, The Color Purple, Dracula, Humphrey Clinker. Maybe this one is not heard by many of you, but rest of the works, yes, we know all of these are told in a letter form that makes them all written in the epistolary mode. Next one, which Mahesh Dattani play published in 1990 deals with the themes of gender and disability? None other than Tara. तारा, जो कि तारा नाम की ही एक गर्ल की डिसेबिलिटी बताता है और किस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उनकी फैमिली में। हर ब्रदर चंदन इज ऑलवेज प्रेफर्ड। In which elegy would you find these famous lines? I hold it true, whatever befall, I feel it when I sorrow most. 'Tis better to have loved and lost than never to have loved at all. And this is In Memoriam AHH. In Memoriam AHH by Alfred Lord Tennyson, the elegy to his Cambridge friend, author Henry Hallam. This is the full form, author Henry Hallam,
who died of hemorrhage at the tender age of 22. 1833 में इनके फ्रेंड की डेथ हो गई थी। अरेंज करने हमें कुछ वर्क्स शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा टाइटस एंड्रोनिकस, दैट इज अ वेरी अर्ली ट्रेजेडी बिलीव टू हैव बीन रिटन अराउंड 1590s। 88 से 93 का पीरियड माना जाता है, तो मैं 90s लेकर चल रही हूँ। देन दी ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर, उसके बाद आएगा आपका वर्क अथेलो, एंड सबसे एंड में आएगा आपका कोरियोलिनस। तो कोरियोलिनस इज बिलीव टू हैव बीन रिटन इन द लेटर टाइम पीरियड 1605 के बाद का। बाकी सभी वर्क्स थोड़े से अर्ली हैं। ऑप्शन 3 हेंस इज द राइट आंसर हियर। Who out of the following are the thinkers of Enlightenment age? And it is none other than Immanuel Kant and René Descartes. Many historians now date the end of the Enlightenment as the start of 19th century, with the latest proposed year being the death of Immanuel Kant, जो कि 1804 मानी जाती है। इनकी तो डेथ के साथ ही एसोसिएट किया जाता है एनलाइटनमेंट एज को। Earlier philosophers whose work influenced the Enlightenment includes Francis Bacon, René Descartes, जो कि यहाँ पर नाम की दिया गया है हमें, Thomas Hobbes, John Locke, Perry Bale and many more contemporary writers. अब यहाँ पर हमें एक पैसेज दिया गया है बाय द रिनाउंड पोएट जीवनानंद दास, जो कि माइग्रेशन से बहुत अफेक्टेड थे और माइग्रेशन थीम जनरली हुआ करती थी उनकी पोइट्रीज की। तो मैं फुल पैसेज नहीं पढ़ रही हूँ, एक बार आप सेल्फ रीडिंग करिएगा। इस पूरी पोइट्री में उन्होंने बताया कि किस तरीके से बंगाल धीरे धीरे एक ऐसा प्लेस बनता जा रहा है जहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स मेट्रो सिटीज, और किसी भी तरीके से किसी भी जन्म में अगर वो दोबारा आते हैं तो बंगाल में ही वापस आना चाहेंगे। उनकी मेजरली हर पोइट्रीज में ही माइग्रेशन का जिक्र जरूर होता था। तो आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डज द पोएट रेफर टू द शोर ऑफ बंगाल एज सैड? ऑप्शन 2 हियर इज द राइट आंसर। मेनी ऑफ बंगाल्स inhabitants have left the place. The poet's reference to the sadness of Bengal shore reflect the displacement and migration of its people. Identify the figure of speech in floating on the mist's bosom to alight. The phrase floating on the mist's bosom attribute the human-like qualities to mist, making it an example of personification. Which of the following is not true about the above poem? पूरी पोइट्री कहीं पर भी इकोलॉजिकल कंसर्न्स नहीं शो करती है। फ्लोरा फौना की बात की गई है, थीम ऑफ माइग्रेशन है, रिस्पॉन्स टू पार्टीशन भी नजर आ रहा है, लेकिन कहीं पर भी इकोलॉजिकल कंसर्न नहीं है। What does the poet imply when he says that he might not return as a man? ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Humans are bound by geopolitical borders. The poet's suggestion that he might return as a bird or animal highlights his wish to transcend human restrictions, including geopolitical borders. आपने वो गाना सुना ना, पंछी नदियां पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो कुछ ही चीजें ऐसी हैं जिनको सरहदें नहीं रोकती हैं, इंसानों को तो बहुत सी सरहदें, बहुत सी पॉलिटिकल बाउंड्रीज रोकती हैं। फर्दर क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो एक पैसेज के बारे में है जो कि जेंडर डिफरेंसेस की बात करता है। आई वुड लव यू टू रीड द होल पैसेज। पूरे पैसेज को आप ध्यान से पढ़िएगा। पीडीएफ को आप देख सकते हैं, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अगर आप ये लिंक ज्वाइन करते हैं तो आप पीडीएफ देखिए, अच्छे से आराम से बैठकर इस पैसेज को पढ़िए और इन सभी क्वेश्चंस को देखिए। पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। द राइटर ऑफ दिस पैसेज वांट्स टू एम्फेसाइज द नीड टू use new insights provided by scientific research for a better understanding of human abilities. So yes, option 1 is the right answer. This passage highlights the necessity of getting insight from scientific research to challenge stereotypes and better understand human potential. पूरे passage को पढ़ेंगे तो you will understand this. अगर कहीं पर कोई ट्रबल है कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा।
नेक्स्ट देखिए, बाय रेफरिंग टू द वर्ड्स एज जेंडर द राइटर wants to convey that, यहाँ राइटर होना चाहिए था, मिसप्रिंटिंग है इन द पेपर. राइटर wants to convey that society continues to be fixated on gender stereotypes. The term gender critiques societal fixation on stereotypes, emphasizing the need to go beyond these stereotypical definitions. Next question. The research of a British professor of cognitive neuroimaging has succeeded in establishing that, and the right answer is option C, society must break away from attempts at stereotyping gender issues. The research emphasizes the need to break stereotypes and highlight that gender does not define brain potential. यहाँ पर हमें स्ट्रैंगल होल्ड वर्ड का मतलब पूछा गया है. देखिए यहाँ पर लिखा है, पूरी लाइन पढ़ते हैं. बट कैन वी टुडे सी अ स्विंग अवे फ्रॉम दीज स्टीरियोटाइप्स और हैव दे एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रैंगल होल्ड ऑन आवर परसेप्शंस. तो जेंडर से रिलेटेड ही जो कुछ भी स्टीरियोटाइप्स हैं हमारी सोसाइटी में, दैट गर्ल्स शुड बी गिफ्टेड dolls and boys should be gifted bikes and girls are supposed to do this work and boys are supposed to do that work, वो हमें स्ट्रैंगल होल्ड करते हैं, यानी कि जकड़ कर रखते हैं. और इसका सिनोनिम है कंटेनमेंट. द टर्म स्ट्रैंगल होल्ड इन दिस कंटेक्स्ट refers to containment or restriction, illustrating the rigid grip of stereotypes. स्टीरियोटाइप्स कैसे हमें जकड़ के रखते हैं कि इसके बियॉन्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता. आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. यही सेम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. तो 25 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं. 3 पार्ट्स में मैं आपको ये कवर करवा दूंगी बहुत ही जल्दी. नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे मोस्ट प्रोबेबली टुमारो एंड डे आफ्टर. और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 10 पीडीएफ्स. इन पीडीएफ्स को कैसे ऑब्टेन करना है आपको, उसके लिए आप क्वेरी कर सकते हैं इस टेलीग्राम लिंक पर. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी. अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम्स. आज की वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको कोई डाउट है, कोई ट्रबल है, यू कैन मेंशन इन कमेंट्स and you may join the live session for all of these mentioned courses: CUET, UGC, GPSC, English Literature optional for UPSC exams. इन सब कोर्सेज के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं along with the coaching for IGNOU Masters English. You can contact on this WhatsApp or you can contact on this Telegram link. I'll provide both the links in description of this video. CUET PG एग्जाम आने ही वाला है. देखिए देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा. इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी.